अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अब्दुल्ला और लास्ट ईयर अगस्त में मैंने अपना आइल्स दिया था और ओवरऑल मैंने 7.5 बैंड्स हासिल किए। लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करूं तो लिसनिंग मॉड्यूल में मैंने 8 बैंड्स, रीडिंग में 8, राइटिंग में 7 और स्पीकिंग में भी 7 हासिल किए। तो एक साल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन अपने दोस्तों को भी पढ़ाया कि किस तरीके से आइल्स की तैयारी की जाती है। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं बाकी लोगों को यूट्यूब पे भी हेल्प करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आइल्स आसान है लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए टफ़ इसलिए बन जाता है जस्ट बिकॉज़ उन्हें आइडिया नहीं होता कि आइल्स की तैयारी कैसे करते हैं और उसमें उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो मेरा जो बेसिक मकसद होगा यहाँ पर वो ये होगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊँ, ठीक है, और साथ साथ आपको वो टिप्स बताऊँ जिनको मैंने फॉलो किया और अच्छे से बैंड हासिल कर लिए, ठीक है। तो आज इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है ये, और इसको हम देखेंगे कि रीडिंग किससे कैसे की जाती है, क्योंकि लिसनिंग दूसरा बंदा क्या बोल रहा है वो मुश्किल होता है, लेकिन जो सबसे आसान जो हम इंग्लिश देखते हैं, हम मूवीज़ को देखते हैं, हम अगर कार्टून देखते हैं, ठीक है, अगर हम कुछ कुछ भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश होती है, ठीक है। तो सुनने से ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा हम ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसलिए हम पढ़ने से शुरू करें। और अगर आप भी आइल्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप आइल्स रीडिंग से शुरू करें, क्योंकि एक बार जब आपने पढ़ना सीख लिया तो जब पढ़ते हैं तो फिर बंदे को बोलना भी पड़ता है, और उसके बाद स्पीकिंग शुरू हो जाती है, और उसके बाद लिसनिंग शुरू हो जाती है, और फिर फाइनल लेवल आता है राइटिंग वाला। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं रीडिंग टास्क। तो ये आइल्स की ऑफिशियल बुक 18 है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही कोई लो क्वालिटी का नहीं पढ़ा रहा, बल्कि एक्चुअली जो आइल्स वालों ने ख़ुद बुक्स रिलीज़ की हैं वहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग में हमारे पास पैसेजेस आते हैं, डिफरेंट पैसेजेस आते हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पैसेज इस वीडियो में रीडिंग का पैसेज करेंगे, ठीक है, और पैसेज नंबर 1 करेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक कॉपी और एक पेंसिल उठा लें, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप पे हैं तो अलग से जाके नोट पैड, ठीक है, ऐसे टाइप करेंगे आप। आपने स्टार्ट का बटन दबाना है, कंट्रोल के साथ बटन होता है, तो आपके पास ये नोट पैड ओपन हो जाएगा। आप नोट पैड ओपन करें और फिर वहाँ पर साथ साथ आंसर लिखना शुरू हो जाए, ठीक है। और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हमारे आंसर्स ठीक हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो मेरे पास भी कॉपी और साथ में पेन आ गया है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, अब देखें हमारे पास मैंने अरेंज भी इस तरीके से किया है कि जैसे एक्चुअली में पेपर में आता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन पेपर बेस्ड आइल्स ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो क्या उसकी जगह होता है, हमारे पास स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे एक तरफ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया है राइट साइड पे हमारे पास उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले पढ़ना है, उसके बाद इसी की तरफ लिखना है। तो अगर आप वैसे राइटिंग करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपने भी राइटिंग और टाइपिंग बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को मोबाइल की टाइपिंग की आदत होती है, लैपटॉप की या कंप्यूटर की टाइपिंग की आदत नहीं होती। तो वो अगर आप अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जाके आप एक्चुअल पेपर में घबराएंगे नहीं, क्योंकि पहली बार ही आपने देखा है, अच्छा मैंने तो पेज पे लिखने की प्रैक्टिस की थी, लेकिन यहाँ पर तो कंप्यूटर पे लिखना पड़ रहा है। तो सोच रहे हैं ना, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए होते हैं, लाइक 70,000 रुपीज़ एक सिंगल टेस्ट के लिए, तो घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मेरी सजेशन है कि अगर आप लैपटॉप पे हैं तो नोट पैड ओपन करें, और अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल तो वैसे उस पर तो आप सिर्फ वीडियो ही दे सकते हैं सिर्फ, तो कॉपी भी ओपन कर लें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग पैसेज 1 से, ठीक है।
अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं कि ट्रिक क्या है, और साथ साथ ये टिप्स और टेक्निक्स लिख लें, ठीक है। जितनी मैंने बातें बताई हैं अगर आपने नहीं नोट की तो उनको नोट कर लें, क्योंकि आप जब आप खुद तैयारी करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। तो जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे दिमाग में वो रहेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा है ना, ठीक है, अगर मैं यहाँ तक पढ़ लूँगा तो ये मेरे दिमाग में रहेगा। अगर इसके फ़ौरन बाद मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ तो फिर मेरे लिए इजी है कि यार ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा पढ़ने के बाद मैंने ये कितने सवाल करने हैं, 7 सवाल करने हैं, ठीक है। तो 7 सवाल करना इजी है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं ये सारा का सारा पढ़ना शुरू हो जाऊँ, ये सारा का सारा, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि मैंने ये सेकंड पैराग्राफ में से क्या आया था, थर्ड में से क्या आएगा। इसलिए बिल्कुल बेसिक सी टेक्निक याद कर लें। आपने हमेशा एक पैराग्राफ पढ़ना है, उसकी बातें याद रखनी है, और फिर अपने क्वेश्चंस पे आना है। ऐसा क्यों? देखिए, ये चीज़ पहले एक बार समझ लें, ठीक है। आइल्स की तैयारी करें बिल्कुल सुकून के साथ करें। अगर आपका एक महीना भी रहता है, बिल्कुल पुरसकूनी के साथ अगर आप समझेंगे कि टेस्ट का मकसद क्या है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब देखिए, अगर ना मैंने एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लिया, ये एक पैराग्राफ समझ लें मैंने पढ़ लिया है, और उसके बाद मैंने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसमें से एक एमसीक्यूज आए, मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर मुझे मिल जाए, लेकिन बाकियों का नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी एटलीस्ट मेरे जहन में होंगे, ठीक है। और जैसे ही मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ूंगा, तो क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस पढ़े होंगे, फ़ौरन से मैं कहूँगा अच्छा ये तो वर्ड मैंने यहाँ पर देखा था, मैं फ़ौरन वहाँ पर रुक के वो सॉल्व कर सकूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और साथ में सारे के सारे एमसीक्यूज पढ़ लिए। अब आपके जहन में सारे के सारे एमसीक्यूज आ गए हैं। तो जब आप ये पढ़ लेंगे सारा, आप दोबारा जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर सारे के सारे एमसीक्यूज पढ़ेंगे, क्योंकि आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो अब आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। और फिर जब आप तीसरे पे आएंगे तो अब तो आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो याद हो चुके होंगे। अब जैसे ही तीसरा ये करेंगे पैराग्राफ, तो आपको समझ आ जाएगी अच्छा ये क्वेश्चन तो यहाँ पर बना हुआ है, ये मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक सी टेक्निक है जो आपको लोग नहीं बताते। इवन मैंने एकेडमी में पढ़ा है, मुझे टीचर्स ने नहीं बताया। मैंने यूट्यूब पे कोशिश की, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा किसी ने नहीं बताया। तो मैंने कोशिश की कि क्यों ना मैं इसको अच्छी तरीके से सीख लूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैंने आइल्स में 8 बैंड्स, रीडिंग में 8 बैंड्स हासिल किए। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अच्छा दोस्तों, तो देखिए, रीडिंग का पैसेज 1, ठीक है। इसका टाइटल है अर्बन फार्मिंग। अर्बन फार्मिंग, अर्बन मतलब कि शहरी, और फार्मिंग मतलब कि काश्तकारी, ठीक है। शहरी काश्तकारी। अब टाइटल से सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन ये कि हम पढ़ेंगे फिर पता चल जाएगा। इन पेरिस, urban farmers are trying a soil free approach to agriculture that uses less space and fewer resources. Could it help cities face threats to our food supplies? अब देखें, अब सवाल क्या है, एक लाइन के साथ आते हैं, ठीक है। इन पेरिस अर्बन फार्मर्स आर ट्राइंग अ सॉइल फ्री अप्रोच टू एग्रीकल्चर। मतलब क्या है, पेरिस में जो शहरी फार्मर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मिट्टी के बगैर ऐसा तरीका बनाएं। अप्रोच मतलब कि तरीका, सॉइल फ्री, मिट्टी के बगैर, अप्रोच तरीका, टू एग्रीकल्चर काश्तकारी करें, डैट यूजेस, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ मतलब कि इस्तेमाल किया जाता है, लेस, कम, स्पेस, स्पेस मतलब की जगह, जिसमें ऐसी तरीका कर रहे हैं जिसमें कम जगह चाहिए होती है, ठीक है। एंड फ्यूअर रिसोर्सेज, और चीज़ें भी कम चाहिए होती हैं। जब मिट्टी नहीं होगी तो हल चलाने की ज़रूरत नहीं है, जब मिट्टी नहीं होगी तो खाद की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल बेसिक्स इसका मतलब बना है कि पेरिस में जो वहाँ के काश्तकार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा तरीका बनाए जिससे एक तो जगह भी कम इस्तेमाल हो, दूसरा उसमें चीज़ें भी कम लगें, ठीक है।
अच्छा, दूसरी लाइन क्या है, कुड इट हेल्प सिटीज फेस द थ्रेट्स टू आवर फूड एंड सप्लाईज। ठीक है, तो कह रहे हैं कुड, क्या हो सकता है, इट, ये, हेल्प, मदद करे, सिटीज, सिटीज फेस द थ्रेट्स, जो मुश्किलात हम जिन मुश्किलात का हमें सामना है, टू आवर फूड सप्लाईज। वो कह रहे हैं क्या इससे मुमकिन है कि हम उन मसाइल पे काबू पा लें जो हमें खाने की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब अब ये बेसिक हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, अभी तक मैंने कुछ रीड नहीं किया ये क्वेश्चंस को, अभी मैंने सिर्फ ये रीड किए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक बार ये पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसका ट्रांसलेशन करेंगे और फिर जाएंगे हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा ताकि आप लोगों को भी साथ साथ समझ आ जाए मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। On top of a striking new exhibition hall in southern Paris, the world's largest urban rooftop farm has started to bear fruit. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, on top of, ऊपर छत पे, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ आ स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग जो कि हैरान कर दे, वाह, ठीक है, वाह, ठीक है, न्यू एग्जीबिशन हॉल, एग्जीबिशन हॉल होता है जहाँ पर ना, जैसे दुकान है, दुकान में चीज़ें सजाई होती हैं, ऐसे ही ऐसा कोई ऐसा हॉल जहाँ पर कोई आर्ट वगैरह या कोई चीज़ उन्होंने रखी हो नुमाइश के लिए, उसे एग्जीबिशन हॉल कहते हैं। इन सदर्न पेरिस, पेरिस में जो साउथ की साइड पे है, एक हॉल है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन रूफ टॉप, दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन मतलब कि शहरी रूफ टॉप, छत के ऊपर वाला फार्म, फार्म मतलब कि काश्तकारी के लिए जो जगह इस्तेमाल होती है स्टार्टेड टू बेयर फ्रूट, उसने क्या किया है, फल देना शुरू कर दिए हैं। मतलब क्या है इसका, कि अगर आप पेरिस में जाएंगे तो वहाँ पर एक एग्जीबिशन हॉल है, उसकी छत के ऊपर सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, एक रूफ टॉप है, जिसने अभी हमने क्या करना शुरू कर दिया है, फ्रूट देना शुरू कर दिया है, उसके फल मिलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये पहली लाइन थी। मतलब अब बताऊँ क्या है, अब इतना मतलब आपने जान लिया ना, इतना काफ़ी है। ठीक है, इससे आपने क्या बना लिया, आपने समझ लिया कि एक्चुअली बात क्या हो रही है, तो वो इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने बस जहन में रख लें कि पेरिस में बात की है, छत की बात की है, छत पे क्या है, बस। अच्छा, अब देखें, स्ट्रॉबेरीज डेट आर स्मॉल, intensely flavored and resplendently red, sprout abundantly from large plastic tubes. Strawberries that are small, ऐसी स्ट्रॉबेरीज जो बहुत छोटी हैं, इंटेंसली फ्लेवर्ड, इंटेंस मतलब होता है तेज़, ठीक है, फ्लेवर्ड मतलब कि जायके वाली, एंड रेस्प्लेंडेंटली, इसका मतलब रेस्प्लेंडेंटली रेड स्प्राउट, ठीक है, अबंडेंटली फ्रॉम लार्ज प्लास्टिक ट्यूब्स। तो यहाँ पर देखें, अब रेस्प्लेंडेंटली का मतलब आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ वर्ड देखें क्या है, रेड, तो इसका मतलब क्या है कि जो रंग है उससे मिलता जुलता कुछ न बोल रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को उर्दू नहीं आती लेकिन उसने पढ़ा है तेज़ काला, ठीक है, तो अब उसको पता नहीं है कि काला तो उसको पता है लेकिन तेज़ का नहीं पता। तो देखिए, क्योंकि काला बहुत सिंपल वर्ड है लेकिन तेज़ काला अब समझ नहीं आ रहा उसको, तो ये देखें कि इसकी खूबी बयान हो रही है कि जो लाल है, रेड, उसकी क्या खूबी है, बहुत तेज़। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, अगर आपको किसी वर्ड का साथ कोई और वर्ड समझ नहीं आ रहा तो उसका मतलब निकालने की कोशिश करें। ठीक है, अब वेरी फास्ट, ठीक है, अब वेरी का मतलब किसी को नहीं पता, तो लेकिन फास्ट पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि वेरी का मतलब क्या होता है, कि बहुत तेज़। अब रेस्प्लेंडेंटली का मतलब क्या होगा, कि या तो बहुत आहिस्ता या बहुत तेज़, ठीक है, मतलब बहुत हल्का या ज़्यादा तेज़। स्प्राउट, स्प्राउट का मतलब होता है फूटना, ठीक है। अबंडेंटली, अबंडेंट होता है बहुत ज़्यादा, जो मकदार में बहुत ज़्यादा हो। फ्रॉम लार्ज प्लास्टिक ट्यूब्स, जो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की ट्यूब से निकलते हैं। ठीक है, अब हमने इस लाइन में क्या चीज़ें पढ़ी, हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं जो छत पे हैं, उगी हुई हैं, और वो क्या हैं, छोटी हैं, उनका जायका बहुत तेज़ है, और वो बहुत तेज़ लाल रंग की हैं, जो कि प्लास्टिक में
प्लास्टिक की ट्यूब से उग रही हैं। ठीक है, तो हमने दो सेंटेंसेस पढ़ लिए, दो सेंटेंसेस का हमें मतलब समझ आ गया। तो अब देखें हमें इस सेंटेंस से क्या मिला, उसको हमने तोड़ा कैसे है, हमने ये चीज़ें सीखनी है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना, 6 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे और फिर साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस ना की हुई तो साथ साथ प्रैक्टिस करें, साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग्स भी लिखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपकी वोकैबुलरी बन रही है, और फिर अब जब आपको ये वर्ड्स आ जाएंगे तो आप इनको अपनी स्पीच में यूज़ कर सकते हैं, जब आप बोलेंगे तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। Peer inside and you see the tubes are completely hollow. The roots of dozens of strawberry plants dangling down inside them. ठीक है, अब पियर का मतलब क्या होता है? पियर का मतलब मिसाल तौर पे आपको नहीं पता। पियर इनसाइड मतलब के अंदर। ठीक है, तो अब देखें, एक होता है पीकaboo। ठीक है, तो पीक वहाँ से बनता है। ठीक है, अगर आप इनसाइड की बात करें ना तो आप पियर को भूल जाएं। ठीक है, मैं तो कहता हूँ ना, पहले कोशिश करें मतलब बनाने की। अब पी का मैंने आपको बता दिया कि अंदर देखना अंदर। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे वर्ड समझ नहीं आ रहा तो आप भूल जाएं, उसको छोड़ दें, उस वर्ड को ही छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि बाकी इतने सारे वर्ड्स आते हैं, आप उन पर फोकस करें यार, एक वर्ड से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और अगर ऐसा कोई इशू बन जाए तो फिर आप उसको बिल्कुल एंड के लिए रख लें, बिल्कुल एंड पे जब कुछ समझ ना आए तो क्या करते हैं। पीयर इनसाइड, ठीक है, कि अंदर देखें, अंदर झांकें, एंड यू सी द ट्यूब्स आर कम्प्लीटली हॉलो। अब ट्यूब्स की कोई बात हो रही है कि ट्यूब्स अंदर से कैसी हैं, और आपको नज़र आएगा एंड यू सी, आप देखेंगे द ट्यूब्स आर कम्प्लीटली, कि ट्यूब्स हैं बिल्कुल कि बिल्कुल सारी की सारी हॉलो। अब हॉलो का मतलब क्या होता है? हॉलो का मतलब होता है खाली। ठीक है, ये वर्ड है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब इस ऐसे वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करें दिन में बहुत सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। द रूट्स ऑफ डजन्स ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, जो रूट्स हैं मतलब कि जो जड़ें हैं, डजन मतलब कि दर्जनों, डजन होता ना तो एक होता, ऐसा ना होता तो फिर हम कहते एक दर्जन जड़ें हैं, लेकिन डजन है मतलब कि दर्जनों, मतलब कि बहुत सारी। मैनी को इंग्लिश में कहने का तरीका है डजन्स। ठीक है, ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैं डैंगलिंग डाउन साइड इन देम। अच्छा, डैंगलिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब देखें फिर से वो वर्ड आ गया है जो कि थोड़ा अजीब लगेगा। अब इसका वैसे एक्चुअल मायने तो कुछ और है, लेकिन देखें आसपास क्या बन रहा है। प्लांट्स, रूट्स ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, अब रूट्स की बात हो रही है, रूट्स कर रही हैं डैंगलिंग। डैंगलिंग क्या होगा? रूट्स कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं ना। ठीक है, तो अगर ट्यूब्स हैं और मिट्टी के बगैर हैं तो नीचे क्या होंगी? तो लटक रही होंगी। ठीक है, ये चीज़ आप देखा कैसे बनाते हैं। अब देखें डैंगलिंग रूट्स के साथ है। एक बार मैं कलर भी चेंज करता हूँ, देखिए अब ये देखें, ये रूट्स हैं, ये रूट्स जो है ना, ये बात हुई है इसकी, रूट्स ऑफ डजन्स ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। अच्छा, बहुत सारे स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो लटक रही हैं उनके अंदर। ठीक है, अब ये बेसिक हमने समझा है कि कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाते हैं, कि बात किसकी हो रही है। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं, एक मिनट। अच्छा, तो फ्रॉम आइडेंटिकल वर्टिकल ट्यूब्स नियर बाय बर्स्ट रो ओपन रो अपॉन रो ऑफ lattices near those aromatic herbs such as basil, sage and peppermint। ठीक है, अब देखते हैं इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि जब तक आप एक बार पढ़ के उसका मतलब बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, फ्रॉम आइडेंटिकल वर्टिकल ट्यूब्स, फ्रॉम मतलब कि से, आइडेंटिकल बिल्कुल वैसे ही, आइडेंटिकल ट्विन है, ये आइडेंटिकल है। ठीक है, वर्टिकल ट्यूब्स, वर्टिकल मतलब क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है,
तो फ्रॉम आइडेंटिकल वर्टिकल ट्यूब्स, जैसी स्ट्रॉबेरी की ऐसे ट्यूब्स थी ना जिसमें शख लटक रही थी, बिल्कुल ऐसे ही और भी ट्यूब्स हैं। और नियर बाय बर्स्ट रो अपॉन रो, बर्स्ट मतलब कि निकलना, बर्स्ट फटना, फट के निकलना, ठीक है। रो अपॉन रो, कितार दर कितार, मतलब कि ये समझ लें ये एक रो है, ठीक है, मतलब एक कितार बनी हुई है, सारी स्ट्रॉबेरी है। अगली कितार है किसी और की, अगली कितार है किसी और की, अगली कितार है किसी और की, ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं, कितार दर कितार, ठीक है। ऑफ लेटिसेस, अब देखें लेटिस ना, आपको क्या लग रहा है, लेटिस जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। अब देखें, जैसे ना स्ट्रॉबेरी एक फल है यहाँ पर, तो लेटिस भी यहाँ पर एक सब्जी है वैसे, ठीक है, लेकिन अब उसी कैटेगरी में ले गए हैं क्योंकि आपने सेंस बनाना है, ठीक है, आप अंग्रेज़ नहीं हैं, ठीक है, और अभी आप सीख रहे हैं, तो आपके लिए 100% करना मुश्किल है। तो उसके बजाय ये सेंस बनाने की कोशिश करें कि स्ट्रॉबेरी की तरह ये भी वर्ड है लेटिस। लेटिस वैसे होती है गोभी, ठीक है। नियर दोज आर अरोमेटिक हर्ब, मतलब कि एक किताब में हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, एक किताब में हमारे पास गोभी है, और एक लेटिस, वैसे कैबेज होती है गोभी, लेकिन लेटिस मेरे ख्याल से दूसरी गोभी होती है। नियर दोज आर एरोमेटिक हर्ब्स, उसके साथ ही एरोमेटिक क्या होती है, अरोमा, खुशबू, ठीक है, ये भी आप वर्ड साथ में लिख लें। एरोमेटिक होता है खुशबूदार, हर्ब्स जड़ें, ठीक है, जो जड़ी बूटियाँ, सच एज बेसल। अब देखिए जड़ियों के नाम बता रहे हैं, जैसे कि बेसल है, इसमें सेज है और पेपरमिंट है, ठीक है, तो बहुत ही स्पेसिफिक वो जड़ी बूटियों के नाम ले रहे हैं, जैसे कि पेपरमिंट हो गया, काली मिर्च होगी, ठीक है, पेपरमिंट, ठीक है। तो पेपरमिंट मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंट होता है, वो धनिया पुदीनों का कह रहा है, ठीक है। तो देखें इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग आता हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है कि आपको समझ आ रही हो कि क्या चीज़ है, क्योंकि रीडिंग में अगर कोई अंग्रेज़ बैठा हो ना तो अंग्रेज़ भी कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है, और हम तो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, हम तो उर्दू स्पीकर्स हैं, तो इसलिए इस चीज़ से घबराना नहीं है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, opposite in narrow horizontal trays packed not with soil but with coconut fiber grow cherry tomatoes shiny aubergines and brightly colored chards। ओके, तो हमारे पास एक और सेंटेंस आ गया है जो सुनने में तो बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि एक्चुअली में किसकी बात हो रही है। ऑपोजिट मतलब कि बिल्कुल उल्टी सिमट पे, समझ लें कि एक तरफ ये एक कतार है, ये कतार है, ये कतार है, ये कतार है, ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड पे या ऐसे ऑपोजिट कर लें, ठीक है। इन नैरो बहुत ही तंग, हॉरिजेंटल मैं बताया था ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, हॉरिजेंटल, ठीक है, ये हॉरिजेंटल ट्रेज, ट्रे का मतलब कि जैसे वो जिसमें हम मेहमान आए तो हम प्यालियाँ रखते हैं ट्रे पे, ठीक है, बिल्कुल वैसी एक ट्रे है, वो ट्यूब पे लगी हैं और ये ट्रे पे रखी हुई हैं, ठीक है। तो ट्रेज पैक्ड नॉट विद सॉइल, वो उसमें सॉइल नहीं रखी गई उन ट्रे के अंदर, उसमें क्या रखा हुआ है, कोकोनट फाइबर, कोकोनट फाइबर है, उसके अंदर वो चीज़ें उगा रहे हैं। क्या उगा रहे हैं, ग्रो, उसमें क्या उगाते हैं, चेरी, चेरी उगाते हैं, चेरी, ठीक है, चेरी फ्रूट है एक किस्म का मज़े का। टोमेटोज़, टोमेटो मतलब टमाटर, शानी ऑबरगिन्स। अब देखें ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक नेम आ गया है। तो जब जहाँ पर स्पेसिफिक नेम आ गया है तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी उसमें वो अग्रबाइन यूज़ करेगा। तो अगर इसको आपको मतलब नहीं पता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया, आपके जहन में है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, मेरे जहन में ये भी है। शाइनी मतलब कि चमकदार ऑगरबाइंस हैं, एंड ब्राइटली कलर्ड चार्ड्स और बहुत ही तेज़ रंग वाले चार्ड्स, चार्ड्स भी हमारे पास कोई सब्ज़ी होगी, ठीक है। तो ये वोकैबलरी में आप इसको चेक करें आपको क्या मीनिंग नज़र आता है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखें आप कभी भी 100% वोकैबलरी का नहीं पढ़ सकते,
तो क्यों ना उसके बजाय उसको इस्तेमाल इस तरीके से करें कि वो आपके हक में आए। ठीक है, हमने एक पूरा का पूरा पढ़ लिया पैराग्राफ। अब मैंने क्या बोला था, एक बार पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सारे के सारे वर्ड्स, सॉरी इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब देखें इसने पहला एमसीक्यूज क्या पूछा है। वर्टिकल ट्यूब्स आर यूज्ड टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज डैश एंड हर्ब्स। तो वर्टिकल ट्यूब्स जो हैं, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ये ऐसी चीज़ें जो आपने एक बार पढ़ ली, फिर आपने इसके बाद एक दो बार याद करना है, उसके बाद ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी। ठीक है, वर्टिकल ट्यूब्स आर यूज, वर्टिकल ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है टू ग्रो, क्या होने के लिए, स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, स्ट्रॉबेरीज हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये स्ट्रॉबेरी है हमारे पास। मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये हमारे पास ये भी स्ट्रॉबेरीज आ गया है और ये भी स्ट्रॉबेरी आ गया। लेकिन देखें वहाँ पर स्ट्रॉबेरीज के बारे में सिर्फ सिंपल इस जुमले में सिर्फ स्ट्रॉबेरी की बात हो रही थी, यहाँ पर भी सिर्फ स्ट्रॉबेरी की बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखें स्ट्रॉबेरी के साथ नियर बाय, फ्रॉम आइडेंटिकल ट्यूब्स नियर बाय, मतलब कि स्ट्रॉबेरी के साथ, ये ऐसे आपने देखना है कि क्या इसका लिंक बना हुआ है। एक और चीज़ भी है, स्ट्रॉबेरीज उगती हैं, हमने स्ट्रॉबेरी आइडेंटिफाई कर लिया ये। अब हर्ब्स है, हर्ब किधर है, हर्ब 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 हर्ब, ये हर्ब है। ठीक है, अब देखें इसके दरमियान एक कोई चीज़ आती है ना, क्या आती है, डैंगलिंग डाउन इनसाइड देम फ्रॉम आइडेंटिकल वर्टिकल ट्यूब्स नियर बाय बस्ट ओपन अपॉन रो ऑफ लैटिसेस नियर दोज आर अरोमेटिक हर्ब्स। तो लैटिस आ गया हमारे पास, तो हम लैटिस को ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखें जो हर्ब्स है ना, उसकी एग्जांपल है बेसल। जहाँ पर भी आपके पास आ जाए ना सच एज, तो आपने सॉरी सुना होगा फॉर एग्जांपल। तो जड़ी बूटियाँ की बहुत सारी इकसाम है, मिसाल के तौर पे, तो फॉर एग्जांपल को इंग्लिश में सच एज भी कहा जाता है, फॉर एग्जांपल भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसल, सेज और पेपरमेंट ये उनकी मिसालें हैं। आपने पहले देखना है कि स्ट्रॉबेरी कहाँ यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है, हर्ब्स कहाँ यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है। उसके दरमियान कुछ पूछ रहा था, उसके दरमियान हमने देखा तो हमें लैटिस मिल गया। तो पहले मैं आप लिख लें लैटिस, मैं भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखें अब हम पढ़ते हैं दूसरे एमसीक्यूज। देयर विल इवेंचुअली बी अ डेली हार्वेस्ट ऑफ एज मच एज डैश इन वेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसका मतलब क्या है, देयर विल बी वहाँ पर होगा, इवेंचुअली आखिरकार। ठीक है, अच्छा जितने भी मुश्किल मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ प्लीज़ उनको लिखें, इवेंचुअली आखिरकार। ठीक है, बी आ डेली हार्वेस्ट ऑफ, यानी कि रोज़ाना की, डेली रोज़ाना हार्वेस्ट काश्तकारी, मतलब कि रोज़ाना कितनी काश्तकारी या कितना ज़्यादा गंदा में अनाज वगैरह मिलेगा, एज मच एज कितना ज़्यादा से ज़्यादा डैश। ठीक है, कितना मिलेगा, 1 किलो मिलेगा, 2 किलो मिलेगा, 3 किलो। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो वहाँ पर कितना पड़ेंगे या कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन देखें ना हार्वेस्ट है, कितने किलो हुई है। ठीक है, कितने ज़मीनें की हैं, कितने एकड़ की है, वो आगे बताएंगे कौन सा यूनिट है, कितना है। ठीक है, इन वेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के, इन वेट ऑफ अगर वज़न करें फलों का और सब्जियों का मिला के, तो मुमकिन है कि इतना डेली काश्तकारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने अभी सीख लिया है। अब जैसे ही आएगा हमें पता चलेगा अच्छा यहाँ से आया है। ठीक है, अभी भी पढ़ लेते हैं। इट मे बी पॉसिबल दैट द फार्म्स प्रोड्यूस विल अकाउंट फॉर एज मच एज 10% ऑफ द सिटीज डैश ओवरऑल। अच्छा, इट मे बी पॉसिबल, ये भी मुमकिन है, दैट द फार्म्स प्रोड्यूस, कि जितना भी जो फार्म है वो जितना भी बनाएगा या काश्तकारी करेगा, विल अकाउंट फॉर, वो बनेगा या बनाएगा। ठीक है, एज मच एज 10%, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एज मच एज जहाँ पर भी आया था, ज़्यादा से ज़्यादा 10% बनेगा ऑफ सिटीज़ डैश ओवरऑल। ये भी मुमकिन है कि ये जो फॉर्म है जो छत के ऊपर है पेरिस में, ये पूरे शहर का 10% से ज़्यादा क्या बनाएगा, पूरी की पूरी पैदावार बनाएगा। अब क्या बनाएगा ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे हम पढ़ेंगे तो हमारे जहन में आ जाएगा कि 10% की कहाँ पर बात हुई है। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं, एक बार हम सारी पढ़ लेंगे ताकि जैसे ही हम अगला पढ़ेंगे ना, तो अगले में जैसे ही ऑलमोस्ट पहुँचेंगे हम फ़ौरन यहाँ पर पहुँच जाएंगे। कैसा, ये है टेक्निक, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस की हो। अच्छा,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 to 7 हमारे पास क्या है? चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज ऑफ ईच आंसर। अब देखें, इंटेंसिव फार्मिंग वर्सेस एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग। अच्छा देखें, इंटेंसिव मतलब कि शदीद, मतलब एक ही ज़मीन है, बार बार एक ही साल में 5 बार वहाँ पर फसल लगाई है, काटी है, फसल लगाई, काटी है, ठीक है। तो वर्सेस होता है मुखालिफ या उसके मुखालिफ, ठीक है, या उसका दुश्मन, ठीक है। एरोपोनिक, एरो मतलब कि हवा वाला, पोनिक का मतलब जहाँ पर ऐसी जगह पर रखी हुई जहाँ पर हवा तेज़ लग रही है, ये भी मतलब होता है, लेकिन हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो जिसको पढ़ा नहीं है मतलब बनाने की कोशिश करें उसका, क्योंकि जितना दिमाग चलाएंगे उतना आपका लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी ओवर द टाइम, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग। अब देखें हमारे पास ना, अब आगे जाके क्या होगा कि एक पैराग्राफ इंटेंसिव का आ जाएगा, एक एरोपोनिक का आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें इसमें ऐसे क्या पूछा है, ग्रोथ, वाइड रेंज ऑफ डैश इज़ यूज्ड। अब इंटेंसिव फार्म में मैंने क्या बताया कि जो हम कुछ काश्तकारी करते हैं बार बार, तो उसमें हम बहुत सारे क्या इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे खादें इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे की और टोटके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है हमें नहीं पता भी, ठीक है। इसलिए हम अभी लेकिन हमें इतना पता चल गया कि इंटेंसिव फार्मिंग में ना हम देखेंगे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब सेल पे आते हैं, सेल पे डैश रिसीव वेरी लिटिल और ऑल इनकम, के रिसीव मतलब के हासिल करना, वेरी लिटिल बहुत कम, ओवरऑल इनकम जित मतलब के बहुत कम तनख्वाह मिलती है। अब सेल पे आते हैं कि अब ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि डैश रिसीव वेरी लिटिल ऑफ ओवरऑल इनकम, ठीक है। रिसीव मतलब कि हासिल करना, वेरी लिटिल मतलब कि बहुत कम, ओवरऑल सब मिला के इनकम मतलब कि तनख्वाह। मतलब अगर देखें ना, ओवरऑल देखें, सब कुछ मिला के देखें या आखिर पे देखें, तो डैश को बहुत कम पैसे मिलते हैं, रिसीव हासिल होते, पैसे कम हासिल होते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? फार्मर्स की बात कर रहे होंगे, फार्मिंग है तो फार्मर्स की बात होगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर टेक्स्ट में आएगा, जैसे ही हम पढ़ेंगे हमें फ़ौरन पता चल जाएगा अच्छा इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो एक मिनट मैं इरेज कर दूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्शन में, ठीक है, एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग में सिलेक्शन में हमारे पास क्या आ गया है, प्रोड्यूस चोजन बिकॉज ऑफ इट्स डैश। अब प्रोड्यूस मतलब क्या है? प्रोड्यूस मतलब कि जो आपको आखिर में मिल रहा है। अगर मैंने चावल की फसल लगाई है तो आखिर में मुझे क्या मिलेगा? चावल मिलेंगे, लेकिन मैं उसे इंग्लिश में क्या बोलूँगा? प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, ठीक है। कि मुझे क्या फसल मिला, क्या काश किया मैंने, काश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्वेस्ट भी कहते हैं, कि इतनी हार्वेस्ट हुई है, इतनी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। प्रोड्यूस चोजन, चोजन मतलब कि इसको इंतखाब किया जाता है, इसको चुना जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स, क्योंकि ये बहुत क्या होती है, अभी हमें ये भी नहीं पता, ठीक है। तो एरोपोनिक में वैसे और क्या डिटेल है कि नो सॉइल यूज्ड, एरोपोनिक में कोई खाद इस्तेमाल नहीं, कोई मिट्टी इस्तेमाल नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स एडेड टू वाटर, पानी में न्यूट्रिएंट्स नमकियात वगैरह मिलाई जाती हैं जो खाद में होती हैं, विच इज़ रिसाइकल्ड, जिसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने क्या किया है, हमने एक पैराग्राफ किया है, ये पहला एमसीक्यू तो हमने सॉल्व किया है, और पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, और ये हमने बाकी सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो आएंगे हमें फ़ौरन पता चल जाएगा अच्छा इसकी बात हो रही थी या नहीं हो रही थी। फिर आप देखेंगे अच्छा अब तो मुझे पता चल गया है कि कौन सा क्वेश्चन का मतलब क्या है और किसका आंसर कहाँ पर है। तो चलते हैं फिर, अब आपको आसान लगेगा, ठीक है। और खुद सोचें, ऐसी प्रैक्टिस सब करें अगर, ठीक है, दिन में 2-3 बार करें तो एक हफ्ते तक आपको रीडिंग में कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, तो पास्कल हार्डी, एन इंजीनियर and sustainable development consultant, began experimenting with vertical farming and aeroponic growing towers, as the soil-free plastic tubes are known, on his Paris apartment block roof 5 years ago. अब इसका मतलब क्या होगा? पास्कल हार्डी,
ठीक है, पास्कल हार्डी ना कोई सब्ज़ी का नाम है, ना किसी शहर का नाम हो सकता है, लेकिन किसी बंदे का नाम भी हो सकता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं इंजीनियर, एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर था, ठीक है। जो पास्कल हार्डी है वो एक बंदा है, हमें पता चल गया, नाम भी याद हो गया। लेकिन पास्कल हार्डी हमने यहाँ पर नहीं देखा, तो इसलिए हमारे कान खड़े नहीं हुए अभी हम होशियार नहीं हैं, अभी बस से पढ़ रहे हैं। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसल्टेंट, कंसल्टेंट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। दो चीज़ें हैं, कंसल्टेंट भी है और इंजीनियर भी है। बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग, बिगेन मतलब कि बिगेन शुरू करना, या शुरू किया। एक्सपेरिमेंटिंग, क्या किया उसने, तजुर्बात करना शुरू किए। विद वर्टिकल फार्मिंग, ये ट्यूब वाली फार्मिंग उसने शुरू की, वर्टिकल फार्मिंग, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। एंड एरोपोनिक ग्रोइंग टावर्स, एरोपोनिक, अच्छा ये देखें, अब वर्टिकल फार्मिंग इसने ये बात की है ना, तो मैंने क्या बताया था, उसने ट्रे की बात की थी। ट्रे में हम क्या रखते हैं, मिट्टी नहीं रखते बल्कि कोकोनट ऑयल रखते हैं, ठीक है। तो वो एरोपोनिक ट्रे में जो कुछ और वो मिलाता है, कोकोनट जो है उसके ज़रात वगैरह, ठीक है। एरोपोनिक ग्रोइंग टावर्स, टावर्स रखे हुए हैं, टावर्स के अंदर वो ट्रे रखी हुई हैं, टावर्स के अंदर ही ट्यूब्स हैं। एज सॉइल फ्री ट्यूब्स आर नोन, अच्छा टावर्स में क्या है, एक तो वो टावर्स में मिट्टी नहीं है बल्कि क्या है, प्लास्टिक की ट्यूब्स हैं, ठीक है। ऑन हिज पेरिस अपार्टमेंट, अपने पेरिस में जो उसका अपार्टमेंट था, ब्लॉक मतलब के, ब्लॉक मतलब बिल्डिंग, ठीक है। मतलब ना मैं इस ब्लॉक में रहता हूँ, जब ऐसे लोग कहते हैं मतलब कि मैं उस बिल्डिंग में रहता हूँ, तो ये स्पीकिंग में आपको बहुत हेल्प हो सकती है कि अगर वो पूछें कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो आई लिव इन लाहौर अपार्टमेंट ब्लॉक इन गुलबर्ग टाउन, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं स्पीकिंग में, इसलिए इसको लाजमी लिख लें। जो वर्ड आपको लगता है ना कि थोड़ा सा भी मुश्किल है, आप उसको लिख लें, जब उसकी बात करेंगे आप तो आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, ठीक है। 5 years ago, तो पास्कल हार्डी है जो इंजीनियर है, कंसल्टेंट है, उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट शुरू किए ये वर्टिकल टावर के साथ और ये एरोपोनिक के साथ। और एरोपोनिक है क्या वो बताया, और 5 साल पहले अपनी बिल्डिंग में जो कि पेरिस में है उसकी छत पे, ये हमें पता चल गया। और हमें पता है कि इसमें से कुछ भी उन एमसीक्यूज़ में नहीं है, तो हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। द अर्बन रूफ टॉप स्पेस अबव द एग्जीबिशन हॉल इज समवट बिगर, ठीक है। द अर्बन रूफ टॉप स्पेस अबव द एग्जीबिशन हॉल is somewhat bigger, 14,000 square meters and almost exactly the size of a couple of football pitches. अब देखें, हमें पढ़ा था वहाँ पर लाजमी इसकी बात हो रही थी भी कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि शायद इसमें से आता हो, क्योंकि इसने रेंज की बात की है कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो दोबारा पढ़ते हैं। द अर्बन रूफ टॉप, अर्बन मतलब कि शहरी, रूफ टॉप मतलब छत वाला जो पार्ट है, अबव द एग्जीबिशन हॉल, जो एग्जीबिशन हॉल के ऊपर जो छत वाला पार्ट है, इज समवट बिगर, थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है। किससे बड़ा है ये तो नहीं बताया उन्होंने। 14,000 स्क्वायर मीटर्स, 14,000 स्क्वायर मीटर उसका साइज़ है। एंड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, और उस 14,000 मीटर के ना, एंड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, तो बिल्कुल उतना ही, ऑलमोस्ट उतना ही किसका साइज़ है, कपल ऑफ फुटबॉल पिचेस, मतलब जिस पे फुटबॉल खेलते हैं, अगर 2-3 पिचेस मिलाएं फुटबॉल खेलने वाली पिचेस को, तो उसके बराबर उसका साइज़ है, ठीक है। अब फ़ौरन से देखते हैं इसका कोई हमें यहाँ पर है या नहीं है। देयर विल इवेंचुअली बी डेली हार्वेस्ट ऑफ, ये डेली हार्वेस्ट हो रही है कि इतनी होगी, अभी हमने हार्वेस्ट की बात नहीं की, ये छत का साइज़ बता रहा है, ठीक है। डेली हार्वेस्ट और है और ये छत का साइज़ कुछ और है, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल दैट द फार्म्स प्रोड्यूस विल अकाउंट फॉर 10%, ये भी नहीं है, 10% कहीं भी नहीं है। इंटेंसिव फार्मिंग की बात ही नहीं हुई, एरोपोनिक की बात ही नहीं, हम यहाँ पर नहीं आएंगे भी, इसमें भी कुछ भी नहीं है याद रखने वाला। ऑलरेडी द टीम ऑफ यंग अर्बन फार्मर्स who tend it have picked in one day 3,000 lettuces and 150 punnets of strawberries. Already मतलब पहले ही, ठीक है। ऑलरेडी मतलब पहले ही हो चुका है, कुछ पहले ही हो चुका हो ना, उसे कहते हैं ऑलरेडी, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी एटन माई फूड, मैं पहले ही अपना खाना खा चुका हूँ, मैं और क्यों खाऊँ, ठीक है। जब मैं खाऊँगा मैं भूख लगी है,
ठीक, ऑलरेडी पहले ही द टीम ऑफ यंग अर्बन फार्मर्स, जो जवान फार्मर्स हैं, काश्तकार हैं, वो टेंड मतलब के देखभाल करना, ठीक है, हैव पिक्ड, उन्होंने काश्तकारी की है या फिर उठाए हैं, यानी मतलब काश्तकारी की है, वन डे, एक ही दिन में, 3000 लेटसेस, 3000 लेटसेस एंड 150 पुनेट्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। अब देखें, पुनेट्स ऐसा वर्ड आ गया जो आपने कभी नहीं सुना, ठीक है। तो अब पुनेट्स, 150 पुनेट्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज, इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रॉबेरी के उतने यूनिट्स, देयर विल बी, अब देखें देयर विल बी आ गया, देयर विल, ठीक है, मतलब देयर विल इवेंचुअली बी। अब कह रहे हैं कि अभी इतना हुआ है, ऑलरेडी पहले ही, देयर विल बी, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है कि पहले हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ और है, कितना होगा, यहाँ पर है कितना है। When the remaining 2/3 of the vast open area are in production, 20 staff will harvest up to 1000 kilogram of perhaps 35 different varieties of fruit and vegetables every day. अच्छा, when the remaining 2/3 of the vast, when, अच्छा देखें, ये देखें when आ गया है, there will be, ठीक है, when आ गया। अब when है मतलब कि जब, पहले क्या था ऑलरेडी, अब क्या है when। तो अब बात हो रही है आगे आने वाले की, फ्यूचर की बात हो रही है, और यहाँ पर भी फ्यूचर की बात होगी, देयर विल बी, वहाँ पर होगा, विल मतलब कि होगा। अच्छा, when the remaining 2/3, जबकि जो बाकी रह गए हैं 2/3 मतलब कि 2/3 ऑफ द वास्ट ओपन एरिया, मतलब कि वास्ट मतलब कि बहुत बड़ा, वास्ट खुला ओपन एरिया, ठीक है। जो 2/3 मतलब कि ना, ये समझ लें पूरा ग्राउंड है, अभी इतने पे काम हो रहा है, लेकिन जब इतना मिला कि ये 2/3 है, 3 पार्ट है ना, 3 के 2 पार्ट है, ये जैसे इस पे काम शुरू होगा और इन प्रोडक्शन, जैसे ही वहाँ पर भी ये उगाना शुरू करेंगे, काश्तकारी करेंगे, 20 स्टाफ विल हार्वेस्ट, जो 20 लोग हैं, जो अमला होगा वो कितना हार्वेस्ट करेगा, कितनी काश्तकारी का करेगा, 1000 किलोग्राम ऑफ परहैप्स, 1000 किलोग्राम करेगा, और परहैप्स शायद, परहैप्स होता है शायद, ठीक है। 35 डिफरेंट वैरायटीज़, 35 मुख्तलिफ इकसाम की फ्रूट और वेजिटेबल्स की क्या करेगा, काश्तकारी करेगा, एवरी डे, हर दिन काश्तकारी करेगा, कितनी, 1000 किलोग्राम्स की, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास आ गया है कितना करेगा, जब 20 लोग मिल के काम करेंगे तब कितना होगा, काश्तकारी होगी। अब देखें, देयर विल बी इवेंचुअली बी अ डेली हार्वेस्ट ऑफ एज मच एज डैश इन द वेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब देखें, देयर विल बी, व्हेन आ गया, जब होगा, ठीक है, देयर विल बी यहाँ से मिल गया। तो अब देखें, हार्वेस्ट होगा, हार्वेस्ट यहाँ पर भी आ गया, और हार्वेस्ट ये यहाँ पर भी आ गया। एज मच एज कितना होगा, एज मच एज को कितना कहते हैं, अप टू, मतलब मैक्सिमम कितना होगा, अप टू, एज मच एज, ये लिख लें, ये एक जैसे वर्ड है, इनके मतलब क्या है, क्योंकि जब आप एक बार ये सीख जाएंगे तो जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे करना है, क्योंकि पेपर किसी और ने आके नहीं देना, आपने देना है, तो साथ साथ लिखे, नोट्स बनाएं, जब अगली बार आप रीडिंग करेंगे तो आप नोट्स में पहले नोट्स पे नज़र डालनी है, फिर पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इन वेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात होगी, डेली, एवरी डे, डेली, ठीक है, कितना है ये तो देखते हैं, 1000 kg, 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1000 kg, लेकिन लिखने से पहले ये भी देख लें कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। कह रहे हैं नो मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है, मतलब कि 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं कहने, और अ नंबर, और ए नंबर, कि या तो 2 नंबर लिखेंगे या फिर 2 वर्ड्स लिखेंगे। तो हम क्या है, हम एक नंबर लिखेंगे और एक वर्ड लिखेंगे, 1000 हमारे पास नंबर आ गया और kg हमारे पास वर्ड आ गया, ठीक है। तो 1000 kg यहाँ पर लिखने हैं, मैं भी लिख रहा हूँ 1000 kg, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अच्छा, जो पेपर में हमने क्या करना होगा, टाइप करना होगा, तो अगर आप लैपटॉप पे हैं तो नोट पैड ओपन करें और टाइप करें। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, अच्छा, अब अभी हमारे पास, हमने आगे पढ़े में हमें अभी तक कुछ नहीं आया, ठीक है, ये 10% वाला आ गया है।
अब देखें ये लाइन पड़ी है 10% लिखा है, हम डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ भी याद रखें कि हम पढ़ इसलिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो कि पढ़ते कैसे हैं। तो अच्छा, वी आर नॉट एवर ऑब्वियसली गोइंग टू फीड द होल सिटी दिस वे, कॉशंस हार्डी, ठीक है। तो आपका मकसद होना चाहिए सीखना, क्योंकि अब सिर्फ रीडिंग की तैयारी नहीं हो रही, यहाँ से आपकी स्पीकिंग की तैयारी हो रही है, यहाँ से आपकी लिसनिंग की तैयारी हो रही है। जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं ना, आपको समझ आ रहा है, तो आपने इससे ज़्यादा अच्छा समझने की कोशिश करनी है, इसलिए स्किप नहीं करना। अच्छा, वी आर नॉट एवर ऑब्वियसली गोइंग टू फीड द होल सिटी दिस वे, वी आर वेयर, ठीक है, हम कभी भी ऑब्वियसली यकीनन ज़ाहिर है गोइंग टू फीड खिलाएंगे द होल सिटी, पूरी सिटी को इस तरीके से, मतलब कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कशकारी तो हो जाएगी लेकिन ज़ाहिर है इससे हम पूरे शहर को तो नहीं खिला सकते। कॉशंस हार्डी, कॉशंस मतलब कि तनबीह करना या क्लियर करना या वाज़ा करना, ठीक है। कह रहा है कि कॉशन, वो कह रहा है कि इतनी अच्छी हो तो जाएगी लेकिन इतनी कशकारी नहीं होगी कि हम पूरे शहर को खिला सकें। अच्छा, इन द अर्बन इन्वायरमेंट, एक शहरी माहौल में, ठीक है, यू आर वर्किंग विद वेरी सिग्निफिकेंट, आप काम कर रहे होते हैं बहुत ही अहमियत वाले, सिग्निफिकेंट अहमियत वाले प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। प्रैक्टिकल मतलब कि जो असल में होते हैं, असली ज़िंदगी में। मिसाल तौर पे एक जगह सड़क नहीं बनी हुई, तो सड़क नहीं बनी हुई तो वहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती, बारिश होगी पानी जमा हो जाएगा, तो वो प्रैक्टिकल इशू है, प्रैक्टिकल इशू सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल मतलब खुद जाके करना पड़ेगा, हाथ से होगा, बातों से नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉन्स्टेंट मतलब कि कॉन्स्टेंट क्या होता है, रोड़े अटकाना या मुश्किलात होना, रुकावट होना, इसको कॉन्स्टेंट कहते हैं। क्लियरली वो कह रहा है कि जब आप शहर में होते हैं तो आप ऐसे मसाइल का सामना कर रहे होते हैं जो कि असल में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। क्लियरली वाज़ह तौर पे ऑन व्हाट यू कैन डू एंड वेयर, और ये भी ज़रूरी है कि देखा जाए कि वो मसाइल कहाँ पर हैं और किस, और उस पर आप क्या कह सकते हैं और उस पर आप क्या कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रोड है, रोड के काम कर सकते हैं, खाने का है, खाने का शहर में मसला है, ठीक है, वहाँ पर खेत हो नहीं सकते। बट इफ़ इनफ अनयूज स्पेस कैन बी डेवलप लाइक दिस, लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम बहुत सारी ज़मीन इस तरीके से एरोपोनिक वाली फार्मिंग करें, अगर कर लें, अगर बहुत सारी स्पेस को उस तरीके से डेवलप कर लें, ट्यूब्स लगाएं, ट्रेज लगाएं, देयर इज़ नो रीज़न, तो ऐसा कोई भी रीज़न मतलब कि वजह नहीं रह जाएगी वाई यू शुडेंट इवेंचुअली टारगेट मे बी 5% एंड 10% ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर ना ज़्यादा ज़मीन इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और भी ट्यूब्स लगाएं, और भी ट्रेज लगाएं, तो मुमकिन है कि पूरे शहर में जो 5-10% लोग जो कुछ खा रहे हैं वो उम्मीद है यहाँ से आ सकता है, इसी कशकारी से आ सकता है जो छत पे हम उगा रहे हैं। तो अब देखें, बट इफ़ इनफ अनयूज स्पेस कैन बी डेवलप लाइक दिस, लेकिन अगर बहुत सारी जो खाली जगह है अनडेवलप अनयूज, जिसको इस्तेमाल ना हो रही हो, छत सारों खाली पड़े हुए हैं, उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो उस चीज़ को हम बना सकते हैं। देयर इज़ नो रीज़न, कोई वजह नहीं रहती कि वाई यू शुडेंट इवेंचुअली टारगेट, ऐसा मतलब कोई वजह नहीं रहती कि हम 5 से टारगेट में भी बिटवीन मतलब के दरमियान 5 से 10% के दरमियान जो हम कंजम्पशन करते हैं, मतलब जितने लोग खाते हैं पूरे शहर का, जो 5-10% लोग जो खाते हैं वो यहीं से आए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई, मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इट मे बी पॉसिबल दैट फार्म्स प्रोड्यूस विल अकाउंट फॉर एज मच एज 10% ऑफ द सिटीज डैश ओवरऑल, ठीक है। अब इट मे बी पॉसिबल, ये भी मुमकिन है कि फार्म प्रोड्यूस, जो कि फार्म प्रोड्यूस कर रहा है, जो विल अकाउंट फॉर, वो जवाबदेह होगा या इतना बनाएगा या प्रोड्यूस करेगा, एज मच एज ज़्यादा से ज़्यादा, एज मच एज ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 10% ऑफ सिटीज़ जो शहर का है डैश ओवरऑल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वर्ड कौन सा आएगा, ठीक है, 10% ऑफ कंजम्पशन। तो देखें अगर एक ये नंबर है, नंबर के साथ ऑफ लगा हुआ है,
उसके साथ कोई वर्ड है तो फिर आपने वो यूज़ करना है कि जितना भी शहर में ना खाना खाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, ठीक है। तो खाना खाने को क्या कहते हैं? खाना खाने को कहते हैं कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, खाने जो सिटी की जो खाना खाने वाला है या कंजम्पशन है, वो 10% हमारे पास कहाँ से आएगा? एरोपोनिक फार्मिंग से आएगा। तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे? कंजम्पशन। तो हमारे पास 3 हो गए, हम इसको मेंशन कर लेते हैं, कंजम्पशन। मेरे ख्याल से हमारी आज पहली क्लास है, इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे ये 4 MCQs, लेकिन इनसे मेरा गोल होगा कि आपको इस तरीके से समझाऊँ कि आप जब खुद भी पढ़ें, एक्चुअली में जब सॉल्व करें तो आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करें, और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।